ये है टेक्सास, अमेरिका का सबसे बड़ा पावर हाउस ऑयल के मामले में। यहाँ बंदूकें बड़ी हैं, नाम बड़ा है, इकॉनमी बड़ी है, बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक संघर्ष भी है। तो आइए आपको लेके चलते हैं असली अमेरिका में। हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आज के तूफ़ानी ब्लॉग में। तूफ़ानी इसलिए भाई हवा चल रही है 50 किलोमीटर प्रति आवर की यहाँ पे। तो मैं अभी हूँ साउथ डकोटा स्टेट में, यूएसए की। तो हम जा रहे हैं टेक्सास की तरफ। टेक्सास आप सभी को पता है कि कितनी मशहूर स्टेट है और कितनी बढ़िया स्टेट है, ठीक है जी। तो मेरे पीछे ये ट्रक खड़ा है, हमारा नया ट्रक है, तो पुराना लेकिन है नया भाई, नई कंपनी के साथ है। तो जी अभी हम खड़े हैं रेस्ट एरिया के ऊपर साउथ डकोटा के। ठंड बहुत ज़्यादा है, -32 टेम्परेचर है इस टाइम पे, और ये मेरे पीछे रेस्ट एरिया है। तो जी रेस्ट एरिया के ऊपर है, अभी आपको अंदर से रेस्ट एरिया दिखाता हूँ। पीछे यार झंडे कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह जी वाह। तो जी ये रेस्ट एरिया ऐसा है, यहाँ वुमेंस के लिए है और इधर मेन के लिए है। और एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बना हुआ है कॉपर का सिंक है पानी पीने के लिए। यहाँ से दबाओगे तो पानी आ जाएगा इसमें से। ओह प्रेशर ही बहुत तेज़ है यार ठीक है जी। बाहर सच में हवा बहुत चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है यार, सच में बहुत ठंड है आज। तो जी इस रेस्ट एरिया के ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। पहली चीज़, आइजनहावर इंटरस्टेट सिस्टम। जो यूएसए के जितने भी इंटरस्टेट सिस्टम थे ना, वो सारे आइजनहावर ने बनाए थे। तो इसकी मेमोरियल में, इसकी याद में यहाँ का रेस्ट एरिया बना है। और इधर देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने सीमेंट का। ये सीमेंट के पोल्स लगाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में कितने अच्छे लगेंगे यार, ये वाले पेड़ के साथ और इसकी हरियाली के साथ। और पीछे भी हरियाली है और नदी जा रही है पीछे से एक, वो फ्रीज़ हुई पड़ी है। गर्मियों में आपको ज़रूर दिखाएंगे वो वाली चीज़ भी, लेकिन कितना अच्छा लगता है ये स्ट्रक्चर। और इधर बैठने के लिए बना रखा है, आप इधर बैठिए शाम में, गर्मियों में अगर आपको धूप लग रही है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, वाह जी वाह। और साउथ डकोटा वो स्टेट है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स के शक्लें पहाड़ों में जड़ रखी हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ, प्रेसिडेंट की शक्लें पहाड़ों में जड़ रखी हैं उन्होंने काट के। यहाँ लगा नहीं हुआ पोस्टर, नहीं यहाँ नहीं लगा हुआ। लेकिन साउथ डकोटा देखने लायक स्टेट है, घूमने लायक स्टेट है। यहाँ पे पहाड़ भी मिलेंगे आपको साउथ डकोटा में, अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो। वेस्ट साउथ डकोटा पहाड़ों के लिए मशहूर है, नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया स्टेट है ये वाली। तो दोस्तों जो आज का हमारा मोटिव होने वाला है वो ये है कि -30 से निकलकर हमने +30 में जाना है। तो हमारी कोशिश यही है कि कितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। वैसे बेसिकली यही है, इससे ज़्यादा जल्दी तो क्या ही पहुँचेंगे, 2 दिन लग जाएंगे हमें। आज का पूरा दिन लग जाएगा, कल का पूरा दिन लग जाएगा। परसों हम सुबह डिलीवरी करेंगे और +30 डिग्री टेम्परेचर में होंगे। और आपका भाई अभी जैकेट में है, ये देखो हवा इतनी चल रही है ना, ये यहीं पे चिपक जाएगी। देखो इतनी तेज़ हवा है, गस्ट 50 किलोमीटर की है, वैसे हवा 35-40 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। ट्रक का पूरा जोर लगा हुआ है। ये हमारा ट्रक है जी नए वाला, स्पीड हॉल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी के साथ काम करेंगे आगे के कुछ महीने, देखते हैं पैसा बनता है या नहीं बनता, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे कि कितना पैसा बनता है हमें। तो जी बात रह गई थी बीच में, बाहर मैंने जैकेट डाल रखी थी, तो मैं कहने लगा था कि हमारा टारगेट है इस जैकेट को उतार के टी-शर्ट में आ जाना, लेकिन तो ट्रक में ही आ गए यार। नहीं, ऐसा है कि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। हम जा रहे हैं जी लरीडो टेक्सास में, जो कि यूएसए के और मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर है शहर। तो वहाँ पे मेक्सिको के ट्रक भी देखने को मिलते हैं और यूएसए वाले तो होते ही होते हैं। हमारे कनाडा वाले भी वहाँ पे जाते हैं लोड लेके। हम सीधा कनाडा से फ्राइज़ उठा के लाए हैं, मेक्सिको के बॉर्डर पे उतारेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, और वो वहाँ से मेक्सिको भेजेंगे इन फ्राइज़ को। विनीपेग से लरीडो टेक्सास पूरा 2800 किलोमीटर है। ये लोड देखो, ट्रक है इसके ऊपर, देखो देखो देखो, ये देखो भाई, ये ट्रक लेके जा रहा है भाई, है कि नहीं बढ़िया। तो जी विनीपेग से लरीडो 2800 किलोमीटर है, 3 शिफ्ट लगती हैं, आज की, कल की और परसों शाम को पहुंचेंगे हम वहाँ पे। तो पहले मैंने कह दिया था कि परसों सुबह पहुंचेंगे, नहीं परसों शाम को पहुंचेंगे हम। हाँ जी, हवा अब भी बहुत चल रही है, शाम के बज चुके हैं 6, हवा का पूरा जोर चल रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो पूरी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे टेम्परेचर प्लस में रहा होगा आज से 2-3 दिन पहले, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हुई है सारी की सारी। अभी साउथ डकोटा में ही है, वह इसी में से बाहर निकले अभी तक, और 2-3 घंटे लग जाएंगे।
तो मुझे लग रहा है कि आज की जो स्लीप डालूँगा मैं आयोवा में डालूँगा, उसके बाद कल सुबह उठेंगे आराम से जाएंगे। तो ये हमारा ट्रक है नए वाला ये 2018 मॉडल है ट्रक का। तो ठंड है जी, अंदर चलते हैं। आज मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैंने पहले व्लॉग नहीं बनाया, शाम हो चुकी है, इसके बाद स्लीप ही डालेंगे सीधा। सुबह का बज रहे हैं 10 के राउंड ही है, इधर उधर ही है थोड़ा बहुत। तो जी हम खड़े हैं ओमाहा नेब्रास्का में। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, उन्हें पता होगा कि ओमाहा नेब्रास्का में क्या हुआ था 3 दिन पहले। तो जी जिन्हें नहीं पता, यहाँ पे तूफ़ान आया था बहुत तगड़ा, 50 किलोमीटर का ही तूफ़ान था, काफ़ी छोटा तूफ़ान था लेकिन पूरा ख़तरनाक था, पूरा हैवी था। उसमें आइस क्रिस्टल गिर रहे थे, मतलब पतली पतली सी आइस होती है, सॉल्ट से जो नमक का दाना होता है ना, उससे थोड़ा सा मोटा दाना होता है, वो आइस कहते हैं उसे। आइस गिर रही होती है आसमान से, तो लेकिन होती बारिश है पतली, लेकिन ठंडा होने के कारण वो फ्रीज़ हो जाती है रास्ते में और वो आइस बन के नीचे गिरने लग जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया था, पूरा ख़तरनाक काम था। तो अभी यहाँ पे देखिए टेम्परेचर अभी प्लस में जाने लग गया है, ये मेल्ट होने स्टार्ट हो चुकी है। जब तक मैं टेक्सास से, अगर मेरा सेम रूट हुआ वापस आऊँगा मैं, तब तक मुझे लगता है ये मेल्ट हो जाएगी। बाकी देखते हैं। एक और बात, मैं अभी इंस्पेक्शन करके हटा हूँ ट्रक की। ट्रक में से ना थोड़ा कूलेंट लीक है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि विनीपेग जाके दोबारा से ठीक करवा लेंगे। यही प्रॉब्लम है ट्रक में, और मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिला। और एक ट्रेलर के रिम में प्रॉब्लम दिखी है मुझे, वो मैंने बदलाना है, वो चेंज करवाना है रिम। अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वापस आके विनीपेग आके वो रिम को चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में वो मेजर इशू बन सकता है। अभी तो बहुत माइनर सा है, क्रैक सा दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा क्रैक स्टार्टिंग है। तो अगर ये ज़्यादा बड़ा रास्ते में हर रोज़ इंस्पेक्शन करते हैं हम डेली, तो फिर चेंज करवा देंगे यार रास्ते में, यही बात है। अब ऐसा है कि तेल वगैरह डलवाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। वो भी मैं सोचता हूँ कि डलवाना है या नहीं डलवाना। अभी आधा टैंक पड़ा है मेरे पास। ड्राइव करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ का वेदर 7 डिग्री है प्लस में, और अगर आप इधर उधर देखोगे स्नो ज़रा सी भी नहीं है। तो यहाँ पे स्नो बहुत कम पड़ती है सर्दियों में, ठंड भी ज़्यादा कम ही पड़ती है। ठंड का महीना यहाँ पे जनवरी होता है, फरवरी के मिड में यहाँ पे गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इंडिया में वेदर पंजाब हरियाणा में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है फरवरी के बाद, वही चीज़ है सीधा यहाँ पे। और ठंड यहाँ पे सर्दियों में आती है, वो मिड दिसंबर में आती है, उससे पहले मौसम ठीक ही रहता है। तो ये फसलें 2 निकाल लेते हैं। अभी इन्होंने कनक की बिजाई कर दी है, कहीं कहीं पे नहीं किया। तो 3-4 महीने पहली फसल काट लेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर बिजाई कर देंगे। मकई कर देते हैं ज़्यादातर, या फिर सोयाबीन कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। तो यहाँ का लैंडस्केप ऐसा है, जैसे विंडो एक्सपी का वॉलपेपर देखा होगा आपने ऐसे, तो वो वाला लैंडस्केप है यहाँ पे। वो फ़ोटो वैसे नेब्रास्का में ली गई थी विंडो एक्सपी के वॉलपेपर की। तो जी हम पहुंच चुके हैं फ्लिंट हिल्स कैंसस में। फ्लिंट हिल्स का जो एरिया है ये 4.5 मिलियन एकड़, मतलब 45 लाख कह सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, तो हाँ जी 45 लाख एकड़ का एरिया है ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये सारा एरिया खाली पड़ा है 45 लाख एकड़ का। तो क्या है जी, यहाँ पे गाय चरती है बस, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे छोटी सी लेक्स बनी हुई हैं, जैसे वो वाली नीचे दिख रही है आपको बनी हुई। तो हिल्स का मतलब ये होता है कि हिल्स ज़्यादा ऊंची नहीं होती, तो जो कि ऐसा एरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का एरिया, लेकिन तीखी पहाड़ियाँ नहीं होती। तीखी पहाड़ियों को माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े पहाड़ होते हैं। ये एरिया बाज़ार, इसे बाज़ार कहा जाता है। जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं, फ्लिंट हिल्स बड़ा एरिया है, उसके बीच में एक बाज़ार एरिया बना हुआ है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे जानवरों की बिक्री यहाँ पे होती थी। तो अब तो ये बंद हो गया, शेल्टर वगैरह बने हुए थे पहले, यहाँ पे सारे ख़त्म कर दिए हैं इन्होंने, स्क्रैप कर दिए। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन सच में बहुत सुंदर एरिया है यार। गर्मियों में ये सारा घास हरा हो जाता है, तो सोच के देखो कितना अच्छा लगता होगा। आज बादल हैं, मौसम साफ नहीं है, नहीं तो आपको पीछे का एरिया भी दिख जाना था, कितना अच्छा एरिया है। सच में मैं यहाँ पे हर बार रुकता हूँ, पक्का रुकता हूँ 100%। आज हमें वेट करने के लिए निकाला गया है सबसे ख़तरनाक स्केल के ऊपर। ये ओक्लाहोमा वाली स्केल, ओक्लाहोमा में एंटर करते सारी ये स्केल आती है। तो काफ़ी ख़तरनाक स्केल है, इंस्पेक्शन काफ़ी बड़े तरीके से करते हैं, ये ख़तरनाक इंस्पेक्शन करते हैं। और ये थर्मल इमेजिंग की हेल्प से आपके ट्रक की टायरों की और ब्रेक्स की कंडीशन चेक कर लेते हैं। और वेट तो चेक करते ही करते हैं कि वेट ओवर वेट तो नहीं है कहीं ट्रक ट्रेलर पे। तो हमें इन्होंने वेट के लिए निकाला है, देखते हैं आगे क्या बनता है। हमें बचते हैं या फिर रगड़े जाएंगे हम, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम।
तो जी स्केल से हम बच चुके हैं, हमारी इंस्पेक्शन नहीं हुई है, उन्होंने वेट चेक किया और हमें जाने दिया। लेकिन यार ये बहुत ख़तरनाक स्केल है, इससे जितना बच सकते हैं उतना बच के रहना पड़ता है, क्योंकि यार ये 2 से 3 घंटे ख़राब कर देते हैं आपके। और कई बार क्या होता है कि आपके ट्रक ट्रेलर में आपको छोटी सी कोई कमी निकल जाए ना, आपने कहीं मिस कर दिया इंस्पेक्शन करते हुए कोई चीज़, कई बार हो भी जाता है यार। जो ट्रक की ब्रेक्स हैं, जो ट्रक के टायरों की ब्रेक्स हैं, वो एक ड्राइवर नहीं चेक कर सकता, क्योंकि ट्रक के नीचे बढ़ना पड़ता है आपको, आप सारे टायरों की ब्रेक्स नहीं चेक कर सकते। आप ट्रेलर के टायरों की चेक कर लोगे, सारे टायरों की, आप ट्रक के फ्रंट के टायरों की चेक कर लोगे, लेकिन जो ट्रक के पिछले टायर है ना, आप उसकी ब्रेक्स चेक नहीं कर सकते, तो कई बार उसमें कमी निकल आती है। तो इस चीज़ से जितना बच सकते हैं उतनी बचना जायज़ है। तो भगवान ने हमें बचाया स्केल से, मुझे बहुत बेकार लगती है ये स्केल। तो अब हम सफ़र की तरफ निकलते हैं, आराम से जाएंगे ठंडे दिमाग से। तो जी आज सुबह की शुरुआत इस अलार्म से होती है। ये बहुत ख़तरनाक अलार्म होता है, टूं टूं करके बोलता है। अभी ये बोल के हटा, ये देखो एम्बर अलर्ट। ये क्या है, अभी किसी का एम्बर अलर्ट, चाइल्ड अबडक्शन इन ऑक्सटन टेक्सास, मिसिंग चाइल्ड। तो किसी का बच्चा उठा लिया किसी ने यहाँ पे, तो उसका अलर्ट आया था अभी। चलो उठे हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं, फ्रेश वगैरह होके आते हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज तो अलार्म ने उठाया, किसी ने किसी का बच्चा उठा लिया, पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो हमारी बात करते हैं, हम हैं जी रेस्ट एरिया के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रेस्ट एरिया है, कहाँ का रेस्ट एरिया है। यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है बाय एरिया, और ये रेस्ट एरिया है। यहाँ का बहुत ही बढ़िया रेस्ट एरिया बना रखा है इन्होंने, वाशरूम वगैरह फैसिलिटीज़ हर चीज़ दे रखी है ड्राइवर्स को, और यहाँ गाड़ियाँ खड़ने की भी जगह है पूरी। देखो इनके पास पता क्या होता है कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग के पास या प्राइवेट बिल्डिंग के नज़दीक पहले उन लोगों के लिए जगह होती है जो बेचारे पैरालाइज्ड हैं, देखो, या फिर जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए, बाद में हमारे जैसों के लिए पार्किंग आती है। लेकिन ये चीज़ बढ़िया है। तो ये है जी रेस्ट एरिया यूएसए का, टेक्सास का, ठीक है जी। अब यहाँ वाईफाई भी मिलता है आपको, इन्होंने पासवर्ड दे रखा है कि एंड द स्ट्रीक 2026, ये पासवर्ड है। चलो निकलते हैं यहाँ से फ्रेश होके। तो जी ये रेस्ट एरिया दूर से दिखा देते हैं एक बार आपको। ये हमें फ्री मिला है, पूछ के आया हूँ अंदर में स्पेशल इसके बारे में। मैंने कहा कहीं पीछे से पुलिस बुला लें यार। तो वो 2 झंडे दिख रहे हैं आपको, एक टेक्सास का, एक यूएसए का है। हर स्टेट का अपना एक झंडा है, मैं हर बार बताता हूँ ये चीज़। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक झंडा है। तो काफ़ी खुला रेस्ट एरिया है, लेकिन ट्रक की पार्किंग काफ़ी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 ट्रक लगते होंगे, इससे ज़्यादा ट्रक नहीं लग सकते यहाँ पे। ट्रकिंग की पार्किंग ज़्यादा चाहिए होती है किसी भी रेस्ट एरिया के ऊपर, गाड़ियों की पार्किंग कम चाहिए होती है। लेकिन ये टेक्सास है जी, तो टेक्सास में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। हमारा टेक्सास का सफ़र आज का स्टार्ट हो चुका है। पूरे 800 किलोमीटर का सफ़र है ये वाला, तो लरीडो तक का। तो हमें मेन शहर जो आ रहा है, बीच में डैलस आ रहा है, लेकिन डैलस को हम बाहर से बाईपास करने की कोशिश करेंगे। वो इतनी ट्रैफिक नहीं होती वहाँ पे, अगर मिली तो कोई बात नहीं। उसके बाद ऑस्टिन आएगा, फिर वाको टेक्सास आएगा। तो ये छोटे शहर हैं, लरीडो भी छोटा शहर है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण और मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर स्थित होने के कारण उस शहर में ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। और तीसरी बात, वो शहर मेक्सिको के साथ ट्रेड करने में बहुत हेल्प कर रहा है यूएसए की, तो इसीलिए ज़्यादातर लोड वहाँ पे जाते हैं। डैलस में कम जाते हैं, लरीडो टेक्सास में रीफ़र के लोड ज़्यादा जाते हैं, और वहाँ से रीफ़र के लोड आते भी ज़्यादा हैं। टेक्सास के एक रेस्ट एरिया के ऊपर अभी रुके हैं, आधे घंटे की ब्रेक डाल रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ का +30 डिग्री है जी, आप देख ही सकते हो, टी शर्ट में है अभी हम। तो इधर रेस्ट एरिया दिखाता हूँ मैं, ये इधर रेस्ट एरिया बना हुआ है, और यहाँ की पार्किंग बहुत बड़ी है जी। देखो वो दूर तक ट्रक दिख रहा है ना आपको जाता हुआ, वो पार्किंग में लग रहा है अभी जाके। तो हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैंने ट्रक यहाँ पे लगा दिया था कि रेस्ट एरिया के नज़दीक अगर वॉशरूम जाना पड़ा तो जा सकते हैं। इस रेस्ट एरिया के ऊपर एक चीज़ बनी हुई है, शेल्टर। मैं अभी दिखाता हूँ आपको जाके। तो जी ये है रेस्ट एरिया, इधर देखो आप पढ़ोगे अगर आपको दिख जाएगा, मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको। तो एक तो लिखा है रेस्ट रूम्स, इधर है स्टॉर्म शेल्टर। अगर कोई स्टॉर्म आता है तो आप इधर शेल्टर रह सकते हो उस बिल्डिंग के अंदर। आपको खाने की चीज़ें अवेलेबल कराएगी सरकार, खुद ही करवाएगी। एक इधर बना हुआ है, एक इधर भी बना हुआ है शेल्टर, बीच वाला जो ओपन है अभी डोर, ये हिसाब है जी।
तो बढ़िया बना रखा है जी रेस्ट एरिया, लोगों की सुविधा दे रखी है लोगों को पूरी, अगर कोई इमरजेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टॉर्म वगैरह, हरिकेन्स वगैरह बहुत आते हैं टेक्सास स्टेट में, और टॉर्नेडो काफ़ी आते हैं, तो इसीलिए इन्होंने शेल्टर बना रखा है। ये सारा सीमेंट का बनी हुई बिल्डिंग होती है, काफ़ी मजबूत होती है, छोटे मोटे पहाड़ कह दिया था, तूफ़ानों से ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हवा काफ़ी तेज़ है जी यहाँ पे, तो ड्रोन शॉट नहीं अभी डाल सकते क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, ड्रोन उड़ाएंगे तो ड्रोन कहीं फंस जाएगा। ऐसा भी होता है कि एक बार वापस ही नहीं आता ड्रोन, हवा ज़्यादा होती है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है ड्रोन की। भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कितने पुल बने हुए हैं यार, कितने हाईवेज़ के ऊपर दिया ने वो पुल बना रखे हैं, देखो कमाल है यार। कई बार तो मैं भी देख के हैरान हो जाता हूँ, मैंने पहले भी एक व्लॉग में दिखाए थे इनके पुल बनाए हुए हैं, देखो इतने पुल बना रखे हैं यार। तो इस टाइम अभी हम कनाडा का, यूएसए का और मेक्सिको का सबसे तेज़ हाईवे के ऊपर हैं। तो जी ये हाईवे 130 नंबर हाईवे है जो कि टेक्सास में है, और ये ऑस्टिन टेक्सास को बाईपास करता है सीधा सैन एंटोनियो जाने के लिए। इसकी स्पीड लिमिट है जी 140 किलोमीटर प्रति आवर के अराउंड की, जो कि माइल्स में 85 माइल्स पर आवर की बनती है। काफ़ी तेज़ हाईवे है और काफ़ी शानदार हाईवे बना हुआ है, कोई खड्डा वगैरह नहीं है, गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन खाली भी है ये वाला हाईवे, इतना बिजी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का जाम था और मैंने सोचा आप लोगों को ये हाईवे दिखाना चाहिए। तो जी काफ़ी बढ़िया शानदार हाईवे बना हुआ, बाहर से बना हुआ है, और ये देखो तीनों देशों का सबसे तेज़ हाईवे है। कनाडा में स्पीड लिमिट जो टॉप की 120 की है, यहाँ पे 140 की है, वो यही रोड है वो वाला जो सबसे तेज़ है, और मेक्सिको में मुझे लगता है 115 के अराउंड की है। तो जी काफ़ी शानदार हाईवे था, अभी ये ख़त्म हो रहा है, पीछे 120 किलोमीटर लंबा हाईवे था ये वाला। तो अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे यूएसए का सबसे तेज़ हाईवे कौन सा है, तो इस वाले का नाम आएगा 130 नंबर हाईवे का। तो भाई निकल चुके हैं हम उस रोड से, ऐसा है कि अभी तेल डलवाने के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब भी आप यूएसए में आओ घूमने के लिए तो मैं आपको मैंडेटरी कहूँगा कि टेक्सास गए उस हाईवे के ऊपर ज़रूर जाना। 150 की स्पीड लिमिट है, 140 चलो पोस्टेड है, आप 150 के ऊपर जा सकते हो वहाँ पे। और V8 गाड़ी लेके आना रेंट करके, मज़ा आ जाएगा आपको गाड़ी चलाने का, आपको पता लग जाएगा कि स्पीड क्या होती है। मुझे पता है कि इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने गाड़ी भगा के देखी होगी, लेकिन इंडिया में ऐसा रोड नहीं है कि आप गाड़ी को छोड़ दोगे, स्टीयरिंग को छोड़ दोगे और आपको एक बार भी आपका स्टीयरिंग इधर उधर नहीं जाएगा। मलाई जैसा रोड बना रखा है, पूरा बढ़िया रोड बना रखा है इन्होंने, पूरा शानदार। मैंने माना कि जर्मनी का मैंने रोड नहीं अभी देखा ऑटोबान वो कैसा है, लेकिन मुझे ये वाला देख के तो पूरा फील आया कि हाँ यार कि गाड़ी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए और पूरी भगा के देखनी चाहिए। भाई क्या मजबूरी रही होगी आपकी, आपने इतना उच्च पुल बना दिया भाई। सच में यार वो ट्रक देखो कहाँ जा रहा है भाई, वहाँ से गिरेगा तो कुछ नहीं बचेगा उसका, कितना ऊंचा पुल है यार। अभी मैंने ट्रक रोका है एक रेस्ट एरिया के ऊपर। रेस्ट एरिया के ऊपर रुकने का कारण ये था कि दिन ढलने वाला है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे एरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वेदर यहाँ पे ठीक है, हवा नहीं चल रही है, तो ड्रोन उड़ा सकते हैं, सेफ़ रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कहाँ फिर रहा हूँ मैं, मेरे आसपास कैसा माहौल है, कैसे घर हैं यहाँ पे। क्योंकि टेक्सास के 3 रंग हैं, पहला पूरा ड्राई है, दूसरा ठीक ठीक सा है, ना ज़्यादा बेरंग है ना ज़्यादा हरा भरा है, तीसरा है हरा भरा। जो नॉर्थ टेक्सास है वो हरा भरा है थोड़ा सा, और ईस्टर्न टेक्सास भी हरा भरा है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न टेक्सास की बात करें वो पूरा सूखा पड़ा है, तो हम मिडल में हैं, बीच में है टेक्सास के। रेस्ट एरिया बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा रेस्ट एरिया, इतना बड़ा रेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन सुंदर है देखने में, बहुत सुंदर है रेस्ट एरिया ये वाला। तो एक चीज़ दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ। तो जी दिख रहे हैं आपको 2 हिरन, वो भाग गया एक, दूसरा भी भाग गया। तो जी यहाँ नेचर के साथ रहा जाता है यूएसए में। चाहे टेक्सास वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए है,
लेकिन इसमें भी गरीबी देखने को मिल जाती है आपको। ये बेचारे, जैसे इंडिया में हम झोपड़पट्टी में रहते हैं जो लोग, उन्हें गरीब कहा जाता है, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होती है वहाँ रहना, उन्हें शौक़ तो नहीं है उन्हें वहाँ रहने का। वैसे ही यहाँ ये वाले हैं बेचारे, ये भी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, गरीबी यहाँ भी है। ऐसा नहीं है, कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने गरीबी को ख़त्म कर दिया हो, कोई नहीं ख़त्म कर सकता यार। और चाहे इतनी अमीर स्टेट है, इसके पास इतना पैसा है, लेकिन इनके लोगों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये लोगों को अभी जो डेवलप्ड देश है USA, यहाँ फिर लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। देखो ये मतलब 3-4 फैमिलीज़ का घर है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। उधर भी बनी हुई हैं, लोग टेंट लगा के रह रहे हैं, वो थोड़ी सी बेटर वाली हैं। उसके बाद लोग RV में रह रहे हैं, मतलब ट्रेलर्स में रह रहे हैं लोगों ने घर बना लिया अपना यार, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। हर जगह सरकार का यही काम है। टेक्सास के पास दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा है। टेक्सास के पास USA का और कनाडा का और मैक्सिको का सबसे तेज़ हाईवे बनाने का पैसा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका पेट भरने के लिए पैसा नहीं है टेक्सास में। अगर आप एक डाटा उठा के देखें, इंटरनेट है सभी के पास है आज के टाइम, जो मुझे देख रहे हैं उनके पास भी इंटरनेट है। ChatGPT में भरें और देखिए कि टेक्सास में भूख से कितने लोग मरते हैं हर साल, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और कितने वेटरन्स, जो कि वेटरन्स वो होते हैं जो फ़ौजी होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, कितने वेटरन्स हैं जो सड़कों पे हर साल रुड़ते हैं जस्ट बिकॉज़ उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया और उसके बाद उन्हें सड़क पे रहना पड़ रहा है। ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा इंटरनेट के ऊपर सर्च करके। मैं अकेले टेक्सास की बात नहीं कर रहा, पूरे USA और कनाडा की बात कर रहा हूँ। इन दोनों देशों ने अपने वेटरन्स की इज्जत नहीं की है। ज़्यादातर अगर USA की बात करी है तो USA वो देश है जिसने अपने वेटरन्स को, जिन्होंने, जो फ़ौजी हैं जिन्होंने इसके लिए जान दी है, अपनी टांगें तुड़वाई हैं, उनको इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी बाद में। ये हर देश के साथ होता है, इंडिया के साथ भी यही चीज़ है। तो जी अनलोडिंग हो चुकी है हमारी यहाँ पे। ये ऐसी डॉक थी यहाँ पे, काम थोड़ा सा तेज़ सब बाद में बताता हूँ आपको स्टोरी सारी की। तो जी ये मैक्सिको का ट्रक है जो USA में भी आया हुआ है, संतरी रंग का, देख रहे हो ना आप ट्रक, टूटा सा ट्रक है पूरा। ये मैक्सिको का ट्रक है ये। और ये वाला कहाँ का है? ये तो टेक्सास का ट्रक है, टूटा तो ये भी पड़ा है लेकिन वो पिंक नंबर प्लेट वाला मैक्सिको का ट्रक था। डिलीवरी हो चुकी है दोस्तों हमारी। सुबह के 5 बजे हमने डॉक पे लगा दिया था ट्रक, उसके बाद 10:30 हो चुके हैं, अभी फ्री किया है इन्होंने। और मैक्सिकन्स हैं जो डिलीवरी ले रहे थे सारे के सारे, और अल्रेडो शहर में ज़्यादातर मैक्सिकन्स ही रहते हैं, मुझे लगता है 95% मैक्सिकन्स ही होंगे। तो जी डिलीवरी काफ़ी बेकार सी हुई है, बात करने की तमीज़ कमी थी इनको, लेकिन ऐसा है कि क्या ही सिखा सकते हैं, किसी को आप अकल नहीं सिखा सकते, गधे को कभी नहीं सिखा सकते कि घोड़ा कैसे बनना है। और ऐसा कई लोग अच्छे बहुत होते हैं, मैंने पहले भी डिलीवरीज़ की है अल्रेडो में, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। यही एक आदमी था जो बेकार था, तो डिलीवरी कर दिया हमने। अब अगला लोड उठाने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कैलगरी की तरफ जाएंगे हम, अभी कंपनी ने बताया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये बता दिए कहाँ से उठाना है। तो मैं जा रहा हूँ फार टेक्सास, तो यहाँ से और 200 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा मुझे। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग भी एंड करते हैं। विनीपेग से लरीडो का एक हो गया, अब नेक्स्ट आगे का आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।